नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ कौल मिश्रा। उत्तराखंड से जुड़े इस खास बुलेटिन उत्तराखंड लाइव की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ राजधानी देहरादून से, जहां सीएम धामी आज दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। सीएम पत्रकारों के संग दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। 2 बजे उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में ये कार्यक्रम रखा गया है। उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम पत्रकारों के साथ दिवाली मनाते हुए नजर आएंगे। राजधानी देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब में ये कार्यक्रम रखा गया है। 2 बजे ये कार्यक्रम होगा, जहां पत्रकारों के संग दीपावली का महोत्सव मनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं राजधानी देहरादून से, जहां सीएम धामी का आज कार्यक्रम तय किया गया है। दीपावली का त्यौहार मनाने का ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां दोपहर 2 बजे उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। तो 2 बजे उत्तरांचल प्रेस क्लब में ये कार्यक्रम रखा गया है सीएम धामी का, जो दीपावली त्यौहार के चलते रखा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें पत्रकारों को निमंत्रण दिया गया है। पत्रकारों के साथ ये त्यौहार मनाया जाएगा। प्रदेश के मुखिया सीएम धामी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और त्यौहार को मनाते हुए नजर आएंगे। और दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज है। सीएम धामी ने एक्स पर इस बाबत पोस्ट किया है और उन्हें नमन किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के आदर्शों को समर्पित था। समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को समर्पित रहा। उनके विचार हमें सदैव जन कल्याण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की हैं। तो सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर कई सारी बातें लिखी, जिसमें उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को उल्लेखित करते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन संपूर्ण रूप से इन्हीं दिशाओं में समर्पित था। तो उनका जीवन, संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा के आदर्शों को समर्पित था, समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को समर्पित था। उनके विचार हमें सदैव जन कल्याण के लिए दिशा प्रेरित करते रहेंगे। और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनता को बेहतर यातायात सुविधा देने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य की सभी सड़कों को जल्द गड्ढा मुक्त किया जाए, ये कहा गया है। मुख्यमंत्री ने बचे हुए काम को जल्द पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रभारी सचिवों को अपने अपने जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को एक तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। त्योहारों का सीजन है, लिहाजा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य की सभी सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जाना चाहिए, इस बाबत भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में बताया गया कि अब तक 52% पैचवर्क का काम ही पूरा हो चुका है पूरे राज्य की अगर बात की जाए, और बाकी का जो बचा हुआ काम है, जो गड्ढे बचे रह गए हैं, उसको जल्द से जल्द निपटाने का काम की बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सीएम ने सभी जिला प्रभारी सचिवों को अपने अपने जिलों का नियमित दौरा करने के साथ साथ जनता से संवाद करने और सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं सीएम धामी ने काटामल सूर्य मंदिर का वीडियो पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अद्वितीय स्थापत्य कला का जीवंत प्रतीक भगवान सूर्य को समर्पित ये भव्य मंदिर उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति विरासत का गौरव है। अल्मोड़ा आगमन पर दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ये भी उन्होंने तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, जो उत्तराखंड में जाते हैं, उनको कहा कि अल्मोड़ा आगमन पर आप इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ये गौरव है, जिस बाबत उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा, अपने पोस्ट में लिखा कि अद्वितीय स्थापत्य कला का एक जीवंत प्रतीक है, यानी कि जो इसकी स्थापत्य कला है वो देखने लायक है। भगवान सूर्य को समर्पित है ये भव्य मंदिर। उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक विरासत रही है उसको ये गौरवान्वित करता है। साथ ही साथ उन्होंने जो तमाम पर्यटक और श्रद्धालु
जो उत्तराखंड में आते हैं देवभूमि में, उनको कहा कि अगर आपका अल्मोड़ा आगमन हो तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें। और रुख करेंगे अगली खबर की ओर। यमुना घाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए कहीं और भेजा जा रहा है, जिसके कारण यह केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। तो आपको बता दें कि इसका मतलब है कि प्राथमिक उपचार के बाद जो इलाज केंद्र पर संभव नहीं है, मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। यह स्थिति सुविधाओं की कमी जैसे कि विशेषज्ञ डॉक्टर, उपकरण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण होती है, जो कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भूमिका से मेल नहीं खाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक और सरकार बड़े होल्डिंग लगाकर अच्छे स्वास्थ्य का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 70 से 80 हजार की आबादी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में एक अल्ट्रासाउंड मशीन तक उपलब्ध नहीं है और बीमार लोग देहरादून के चक्कर इस बाबत काटते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं के लिए गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होने से गर्भवती महिलाएं देहरादून ले जानी पड़ती हैं और समय में ही रास्ते में ही वो दम तोड़ देती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव इलाज के नाम पर खाली रेफर सेंटर बन गया है। अधिकांश मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जी, देखिए हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, सामान्य चिकित्सक तो पूरे हैं। हाँ, विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है हमारे यहाँ। और बिल्डिंग जो है कि जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन है बहुत पुराना है। 1987 के आसपास इसका निर्माण हुआ है, तो काफ़ी साल हो गए हैं और बिल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में है। इवन कि इस बार बरसात की वजह से भू कटाव हुआ है एक साइड में, तो उधर से भू धसाव दरारें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो काफ़ी टाइम रिपेयर हो गया है, काफ़ी टाइम रिपेयरिंग होती है, पर 1-2 साल बाद वही स्थिति आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि भवन निर्माण अगर एक बार बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट हो और जो अगर नियम के तहत तकनीकी रूप से बिल्डिंग को अगर निष्प्रयोजन के हेतु पाया जाता है तो डिसमेंटल करके नया भवन का निर्माण किया जाए, जिसके की और भी अच्छी सुविधाएं और भी अच्छी सुरक्षा और सेहत लोगों को प्रदान की जा सके। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार में डीएम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिलाधिकारी ने कई स्रोतों से मिली शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिला खान अधिकारी काजिम रजा को टीम के साथ तत्काल छापेमारी के निर्देश दिए। टीम ने ग्राम बाड़ी टीप में बने अवनी स्टोन क्रैशर पर छापा मारा, जहां जांच में सामने आया कि यह क्रैशर पहले 6 अक्टूबर को सील किया गया था, लेकिन संचालक ने सील तोड़कर इसे दोबारा चालू कर दिया था, जिसके चलते सील तोड़कर क्रैशर चलाने और अवैध खनन पर संचालक और मालिक के खिलाफ लक्सर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही क्रैशर को दोबारा सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ किया कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार प्रशासन की तरफ से सख्ती की गई है। अवैध खनन माफियाओं में इस बाबत हड़कंप मचा हुआ है। और अगली खबर भी धर्मनगरी हरिद्वार से ही है, जहां ज्वालापुर कोतवाली में पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में घर के भीतर नौकरानी की तरफ से की गई लाखों की चोरी का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने 6,24,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौहानान निवासी मनीष चौहान की तहरीर पर उनकी नौकरानी शशि देवी उर्फ छोटी की चोरी के शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। चोरी की रकम में 8,30,000 रुपए नगद, 4 जोड़ी चांदी के बिछुए, 1 जोड़ी पाजेब और 1 सोने की अंगूठी शामिल थी। ज्वालापुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी के घर दबिश की। पूछताछ में शशि देवी ने कबूल किया कि उसने मालिक के पिता को अलमारी में पैसा रखते हुए देखा, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। बरामदगी में आरोपी के कमरे से 2,77,000 रुपए कैश मिले, जबकि बाकी पैसे और आभूषण गली में रेत के नीचे दबे हुए पाए गए।
और अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। अपनी राजनीतिक बात को सामने लाने के लिए उन्होंने सनातन धर्म की पवित्र आरती को सियासत से जोड़ दिया है। इस पर भाजपा नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने इस आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से माफी मांगने की मांग भी कर डाली। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां उन्होंने कांग्रेसियों ने एक नया तरीका निकाला है। जो सनातन धर्म में आरती गाई जाती हैं प्रायः वंदना करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, उसमें अब उन्होंने राजनीतिक रंग, राजनीतिक एंगल जोड़ दिया। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो ये करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में सनातन मिक्स करने का आरोप कांग्रेस के लोग सीधे सीधे भाजपा पर हमेशा से मढ़ते रहे, लेकिन इनके कृत्यों से आप हमेशा देखते चले आ रहे होंगे कि इन्होंने ही सनातन को हमेशा चैलेंज किया है, सनातन को हमेशा बदनाम करने का काम किया है। और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर और हरिद्वार का ब्लॉक स्तर का, मंडल स्तर का, वार्ड स्तर तक का जो नेतृत्व है, उनकी सबकी मानसिकता एक है। आज जिन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन विषयों पर बात होनी चाहिए, जिन विषयों पर विरोध होना चाहिए, विरोध से हमें कोई आपत्ति नहीं, विपक्ष में है, उनका धर्म है सरकार को, सत्ता को जागृत करना, उनकी फर्ज है, उनको करना ही चाहिए। लेकिन किस प्रकार से करना चाहिए? क्या उसके लिए सनातन को अपमानित करना ही जरूरी था? हरिद्वार नगर से, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी, संतों का, आध्यात्म का इतना बड़ा केंद्र, जहां 1 वर्ष बाद कुंभ होने जा रहा, वहां पर आप इस प्रकार से हमारी भारतीय सनातन परंपराओं का अपमान करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। शर्म की बात है, निहायत शर्मनाक बात है। और इसके लिए इनके प्रदेश नेतृत्व को, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, सनातन धर्मियों से माफी मांगनी चाहिए। और किसी भी धर्म में ये हमें बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप धार्मिक परंपराओं का इस प्रकार से मखौल उड़ाएं, उनकी मजाक बनाएं। और अगली खबर गैरसैंण से, जहां स्थायी राजधानी की मांग को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी विनोद प्रसाद रतूड़ी एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। राज्य गठन के लगभग 25 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण पहाड़ों में शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की कमी से भारी पलायन हो रहा है। विनोद प्रसाद रतूड़ी कल देहरादून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। उन्होंने साफ किया कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर देते। ये दुखद है क्योंकि 25 वर्ष होने को पूरे हो जाएंगे 9 नवंबर को। तो हम इसीलिए डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि 9 नवंबर 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गैरसैंण स्थायी राजधानी के संबंध में प्रस्ताव पारित कराया जाए विधानसभा से। हमारा अभी है 12 अक्टूबर 2025 को परेड ग्राउंड में हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से और हमारे जो सभी लोग हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, प्रिंट मीडिया वाले हों, या इन्फ्लुएंसर हों, या यूट्यूबर हों, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, लोगों को बताएं कि इसका फायदा क्या होगा। और एक और बात मैं ऐड कर दूं कि अगर राजधानी पहाड़ में नहीं होती तो हमारे जो बॉर्डर लगे हुए हैं चाइना से, उसमें क्योंकि पलायन हो रहा है तो वहां भी समस्या आ सकती है बाद में सरकारों। और अब बात करेंगे पौड़ी की, जहां मंडलीय संग्रहालय निर्माण समिति के संयोजक ने प्रदेश सरकार से पौड़ी मुख्यालय में उत्तराखंड इतिहास संस्कृति संग्रहालय की स्थापना करने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन जिला अधिकारी गढ़वाल के माध्यम से सरकार को भेजा है। उन्होंने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान 1980 और 1998 में पौड़ी में संग्रहालय स्थापना की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन भूमि उपलब्ध न होने के कारण संग्रहालय का निर्माण नहीं हो सका। ये धन्यवाद। मैं म्यूजियम के विषय में हम लोग मिले हैं, मेरे मुख्य सहयोगी श्री विमल सिंह नेगी और अनिल बागुणा जी, गणी आदि लोग थे। तो जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन को मुख्यमंत्री को भेजेंगे। इसका मुख्य विषय था पौड़ी में जो
1980 से म्यूजियम के लिए कार्रवाई चल रही है, उसको गति देना। इसमें जो गतिरोध हुआ था वो मुख्यतः भूमि का था। भूमि मिली नहीं और 5 मुख्यमंत्रियों ने इसमें घोषणा की थी, स्वीकृति दी थी, लेकिन भूमि न मिलने से ये लटका रहा। सौभाग्य से हमें भूमि प्राप्त हो गई है और कारागार की भूमि संस्कृति विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। अब ये मुख्यमंत्री जी पे है कि उसके लिए कुछ धनराशि प्रारंभिक इश्यू करे। इसी के लिए हम आए थे और उन्होंने बड़ा सार्थक उसका उत्तर दिया और आश्वासन दिया कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूँगी। इसमें जो हमारी झील है यहाँ पौड़ी के पास, उसको संरक्षित करने का और उसके साथ में संग्रहालय के बनाए जाने के लिए ये कटोच जी ने भी यहाँ पे आज ऑफिस भी आए थे और उन्होंने इसके लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। तो इसमें मैंने संस्कृति विभाग के अधिकारियों से भी बात करी, तो उन्होंने बताया कि लैंड ट्रांसफ़र अभी हमारी हो चुकी है ऑलरेडी और ये जो इसका प्रस्ताव था वो भी शासन को भेजा जा चुका है। तो हम लोग आगे भी फॉलोअप करके इसमें शीघ्र से शीघ्र जो कार्रवाई है आगे की वो अवश्य सुनिश्चित कराएंगे। और अब बात करेंगे श्रीनगर की, जहां चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बेस चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाने ने उनका स्वागत किया और अस्पताल में संचालित सेवाओं की जानकारी दी है। देखिए, मेरा अभी आज जनपद रुद्रप्रयाग का विजिट है, क्योंकि जनपद रुद्रप्रयाग का प्रभारी सचिव भी हूँ और इसी के तौर पे अभी वहाँ आगमन होगा। इस बीच में जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का जो बेस हॉस्पिटल है उसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी देखी गई। और क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का भी क्षेत्र है, उनका भी काफ़ी फोकस रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वास्थ्य पे काफ़ी फोकस रहता है। तो इसी के दृष्टिगत जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम अपग्रेडेशन हम लोग कर रहे हैं और जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसका मैंने मौका मुआयना किया। CT MRI जो कैथ लैब है उनका भी मौका मुआयना किया और यहाँ पे जो कैथ लैब है इसको भी निरंतर चलाने के लिए जो प्रयास हम लोग हमारी ओर से जो करना है वो हम लोग करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद देश भर में दवा कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, जिसको लेकर हरिद्वार और रुड़की में औषधि विभाग ने औचक निरीक्षण किया। रुड़की और भगवानपुर की 3 कंपनियों को कई दुकानों में खामियां मिली हैं। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में टीम ने सभी को मानक के अनुसार उत्पादन करने के निर्देश दिए। दुकानों से 5 सैंपल लैब को भेज दिए गए हैं। कई दुकानदार इस कार्रवाई में दुकान बंद करके फरार हो गए। जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है मेडिकल स्टोर और कंपनियों में निरीक्षण किया जा रहा है, आज हमारे द्वारा सिडकुल IP2 में एक कंपनी का निरीक्षण किया गया, जिस कंपनी में लिक्विड सिरप बनाया जाता है, बच्चों का भी बनता है और बड़ों का भी बनता है। तो वहाँ पर भारी अनियमितता मिलने पर उसे आज हमारे द्वारा स्टॉप प्रोडक्शन ऑर्डर देते हुए जो है उसके द्वारा जो माल जो FG स्टोर में रखा हुआ है उसे वितरण ना करने के आदेश दिए हैं। और जैसा कि हमारे द्वारा लगातार जो है कंपनियों के और मेडिकल स्टोर के निरीक्षण हमेशा से लगातार किए जा रहे हैं, बट अपर आयुक्त द्वारा उस पर और तीव्रता लाने के आदेश दिए हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है कंपनियों का निरीक्षण हो सके और साथ ही रिवाइज GMP के अनुसार ही जो है कंपनियां आगे काम कर सकें। और देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंदर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से उनका ड्रग टेस्ट कराए जाने को लेकर कॉन्सर्ट फार्म शपथ पत्र भरवाए गए थे, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने एक निजी शिक्षण संस्थान में निरीक्षण किया। संस्थान में छात्रों में से 17 का ड्रग किट से यूरिन टेस्ट किया गया, जिसमें सभी छात्रों की नेगेटिव रिपोर्ट आई। देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े या
हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। चूँकि एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते ही पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज़ में सभी कैंपसेस को खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकंड फेज़ में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती तो उसको हम रैंडमली चेक कर सकें। और उसको देखते हुए बहुत सारे हज़ारों की संख्या में देखा जाए तो छात्रों द्वारा जो नए एडमिशन है उनके द्वारा शपथ पत्र जो है भरा गया। और साथ ही साथ जो नए वर्ष में दाखिला लेते हैं जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनसे भी कहा गया कि मैंडेटरी भराया जाए, जिससे कि हम कभी भी कैंपस में आकर रैंडम चेक कर सकें। और अब रुख करेंगे पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र का, जहां बिरोखाल ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में बाघ के आतंक से निजात दिलाने की ग्रामीणों ने मांग उठाई है। स्कूली बच्चों द्वारा विद्यालय के रास्ते पर बाघ दिखाई देने पर क्षेत्र में हड़कंप देखने को मिल रहा है और आनन फानन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर उस क्षेत्र में आ गए हैं। जानकारी देते हुए कुलदीप सिंह नेगी ने बताया कि कई बार क्षेत्र में गुलदार देखे जाने की शिकायत मिली है। आज सिंदूरी घाट में सूचना मिली कि वहाँ स्कूल के रास्ते पे बाघ दिखाई दिया और बाघ तेंदुआ टाइप में है, जहाँ की जिस रास्ते पे देखा गया वहाँ बच्चों का स्कूल का रास्ता है, जिससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को भी। और आज उसी के उसमें देखते हुए स्कूल को भी बंद कर दिया गया, बच्चों को घर ही बिठा दिया गया। और उसके बाद मेरी जो बात हुई DFO साहब से, तो मैंने उनके संज्ञान में बात डाली कि देखिए गत दिनों से यहाँ पर बाघ दिखाई दे रहा है और उस पर प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मैं DFO साहब से भी बोल दिया कि तत्काल इस पर संज्ञान लिया जाए ताकि ग्रामवासियों को इससे छुटकारा मिल सके। और ग्रामवासी अभी आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे उसको भगाने के चक्कर में, और हमने प्रशासन को सुबह से अवगत करा दिया था, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं ले, न प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है। तो मैं DFO साहब से भी अपील करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि वे तत्काल इसका समाधान करके यहाँ के ग्रामीण को इससे निजात दिलाई जाए। आज सवेरे 6 बजे यहाँ पे गुलदार दिखा, यहाँ पे स्कूल का रास्ता हमारा घोड़ियाना खाल का, और हमने सारे फ़ोन कर दिए लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और प्रमुख साहब यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ की कार्रवाई ठीक करें और इस बाघ का कुछ करें। यहाँ पे आम पब्लिक परेशान है, सारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं 6 बजे से, और बाकी प्रशासन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। बच्चों को सारा रास्ता बंद कर रखा उनका और वो घर चले गए सारे बच्चे। और उत्तराखंड से जुड़े इस खास बुलेटिन उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।